स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का मॉक 1। दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न, हिस्ट्री से, हिंदी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रखते हैं। दोस्तों, ये इस तरह से पैटर्न बनाया गया है ये पेपर कि जैसे आपने कोई चैप्टर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर भी आएगा, सी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये नेटवर्किंग का कोई नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे लैन वैन मैन। तो उनमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आता होगा, तो आपकी इससे पता लगेगा कि आपकी प्रेपरेशन बढ़िया चल रही है। दोस्तों, मैं आपको एनालाइज करवाने के लिए ये एक मॉक पेपर लेके आया हूँ। डेली एक मॉक पेपर आएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग। ये आपको एनालाइज कराने के लिए होता है। उससे पहले हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे नोट्स के रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है जहाँ पे डेली क्विज़ लगती है, आप इस वेबसाइट पर जाएँ और आपको डेली क्विज़, वहाँ पे 10 क्विज़ होती है, 10 डेली होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होते हैं, वो आप लगा सकते हैं, इससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? दोस्तों, जो सार्क का मुख्यालय है वो है काठमांडू में। अब सार्क की बात कर लेते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क एक साउथ एशिया का सरकारी संगठन है। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सार्क के मेंबर की संख्या 8 है। जैसे अब ये ऐसे पूछा जा सकता है सार्क के कितने मेंबर्स है। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये नाम भी याद रखने, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इम्प्लीमेंटेड? वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। 17 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। वित्त मंत्रालय के तहत 17 दिसंबर 2016 को लागू भी हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, जिसे हम PMUY के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा बी मतलब कि 2016 में ये भी शुरू की गई थी। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही 2016 में लॉन्च की गई थी। इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। एक और इसके ऊपर स्कीम के बारे में बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। 28 अगस्त 2014 को। अब इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी या लॉन्च की गई थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, के भाषण के दौरान इस योजना के बारे में घोषणा भी की थी। ठीक है, नोट्स के रिगार्डिंग स्टडी हिमाचल को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी? अंडर द करंट प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है, अंडर द करंट प्रधानमंत्री किसान योजना हाउ मैनी रुपी वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फार्मर ड्यूरिंग लॉकडाउन? वो तो आपको पता ही होगा, 2000 रुपये देने का वादा किया है। भारत सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 रुपये किसानों को देने की घोषणा की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज अर्लियर नोन एज। इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में से जाना जाता था। 7 सितंबर 2005 को ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल टू बैंकिंग सर्विस? ये आपको पता भी होगा। इसका आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत भी की थी। आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए जन धन योजना कब शुरू हुई थी। एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को डैश कहा जाता है? वो आपको पता होगा। एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं में क्या कहा जाता है? वो है राष्ट्रीय आय। ठीक है, आपको पता होगा, ये पढ़ सकते हैं कि एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे सभी साधनों को दी गई मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ शामिल किए जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वो है दोस्तों सी, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र एक्चुअली में होता क्या है? तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, दूरसंचार इत्यादि। वर्तमान में कौन कौन से आते हैं? जैसे सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, दूरसंचार इत्यादि। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, जो कि जीडीपी में लगभग 31% का योगदान देता है। भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन को बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बाय व्हाट ईयर इज इंडियाज इकोनॉमिक टारगेट वर्थ 5 ट्रिलियन? ठीक है, ट्रिलियन वो है 2014 और 24 और 25 में रखा गया है। पर दोस्तों जो इस बार जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो ऐसा माना जा रहा है भारत की भी 0% हो सकती है ग्रोथ है, जो ड्यू टू कोरोना, जो भी एक कोविड-19 वायरस चला हुआ उसके कारण। बट जो भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 2014 और 25 का है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना। भारत की अर्थव्यवस्था को 2014, 24 और 25 तक 5 ट्रिलियन 24 और 25 में $5 ट्रिलियन को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर वर्ष की विकास दर को 9% रखना जरूरी है। 9% दोस्तों रखना जरूरी है। बट कोविड-19 की वजह से ये लगभग जून तक 0% पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान है इसका इकोनॉमिस्ट का। तो अभी 9% रखना तो बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा माना जा सकता है सरकार को इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। नहीं तो इकोनॉमी कम होगी तो चीज़ें तो आपके लिए महंगी होनी ही होनी है फिर। लेकिन वर्तमान में जारी विकास दर के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुमकिन नहीं लगता है। ये भी मैंने लिखा हुआ है, मुमकिन नहीं लगता अभी। आगे देखते हैं, जब होगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? व्हाट इज़ द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग इंडियन इकोनॉमी? वो है सी, 2011 और 12। वर्तमान अप्रैल 2020 में भारत की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12, जिसे सरकार बहुत जल्दी ही 2017-18 कर सकती है। अभी 2011-12 है, आगे 2017-18 भी कर सकती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े, जो भारत में जीडीपी के आंकड़े हैं, वो केंद्रीय
सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्तमान अंतर्गत ही आते हैं। अगला देखते हैं, विच कंट्री हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बेस ऑफ नॉमिनल GDP। वो है ए, जर्मनी। ठीक है, नॉमिनल GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, जिसका आकार 3.86 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रिकेट एज आई सी इट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट एज आई सी इट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुर्खियों में भी रहा था। सी, एलन बॉर्डर। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये भी इंपॉर्टेंट है, युवराज सिंह जी हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिटर्न टू इंडिया? रिटर्न टू इंडिया के लेखक है, वो है बी, वो है शोभा नारायण जी इसके लेखक हैं। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रबड़ इन द वर्ल्ड? वो है बी, थाईलैंड है। थाईलैंड ही ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, जो बनाता भी है और एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे देशों में भी भेजता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिम आपको पता होगा, जो अपने मोबाइल फ़ोन में डालते हैं, वो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सी इसका आंसर होगा। द सिम कार्ड डेवलप्ड, जो सिम कार्ड बना था वो 1991 में बना था बाय मूनिच स्मार्ट कार्ड मेकर। ठीक है, ये आप उसका नाम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है, कब बना था? 1991 में डेवलप किया गया था। अगला है, विच प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर हेल्प टू कम्युनिकेट और सेंड रिक्वेस्ट ऑन द नेटवर्क? ऐसा क्या चीज़ है हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, या कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो, जिससे हम जब भी कोई यूज़ करे चीज़, ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट मिल सके। जैसे मैं आज हिमाचल में बैठा हुआ हूँ, तो किसी के साथ मैंने कम्युनिकेट करना, वो कहीं अमेरिका या किसी भारत के किसी भी कोने में बैठा हो, तो क्या चाहिए उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए? पेंट चाहिए, फाइल मैनेजर चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, वर्ड चाहिए? इसका आंसर होगा ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र होगा तभी हम गूगल या याहू कोई भी चीज़ साइट का यूज़ करके हम वहाँ पे सर्च करने के थ्रू हम किसी के चीज़ के साथ, जैसे फेसबुक खोल के, जूम ऐप के साथ कुछ भी खोल के उनसे बात कर सकते हैं, या कुछ अपने लिए सर्च कर सकते हैं गूगल पर जो आपको चाहिए, ये ऑपरेशन के संबंधित हो या कुछ भी। A web browser, commonly referred to as a browser, is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब, वही आगे www के थ्रू हम करते हैं, एक एक्सटेंशन लगाते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ें लिखते हैं जो भी आपने सर्च करना है। नहीं भी लगाएंगे तो गूगल खुद अपने आप ही लगा लेता है उस चीज़ को। ठीक है, ARPA नेट का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, क्या नाम है? बस ये याद रखना है कि डी इसका आंसर होगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी ARPA द्वारा की गई थी। ठीक है, अमेरिका के द्वारा की गई थी, जो उनकी डिफेंस विभाग है उनके द्वारा ही ये की गई थी, जो डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा ही ये की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल मेन्यू इन करंट प्रोग्राम? फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है? वो है कंट्रोल अल्ट प्लस एफ। ठीक है, अल्ट प्लस एफ का यूज़ किया जाता है। सी इसका आंसर होगा। What does GUI स्टैंड फॉर? GUI क्या होता है? वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। A graphical user interface is a user interface that allow user to interact with the computer through graphical elements such as picture and animation। GUI क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए, आप कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें आपको कोई पिक्चर नज़र आती, कोई आइकन नज़र आते हैं,
आप पिक्चर रखना चाहते हो, GUI या वीडियोग्राफी का देखना चाहते हो, कोई एनिमेशन देखना चाहते हो, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा ही आप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अदरवाइज़ उसके बिना हम ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल टेक्नोलॉजी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल? निम्नलिखित में से कौन सी केबल तकनीक विद्युत संकेत और ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तन करती है? वो है डी, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल इन नैरो ग्लास फाइबर स्टैंड। दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल ऐसी मानी जाती है जो सबसे फास्ट केबल है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के रूप में। Dash is a set of computer program used on a computer to help perform task। कंप्यूटर का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद के लिए किया जाता है, वो है डी, सॉफ्टवेयर। दोस्तों विदाउट सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसका उपयोग कार्य को करने में मदद के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम का ही हिस्सा है। अदरवाइज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कैसे वर्क करेंगे? हार्डवेयर तो हो गया हमारे कीबोर्ड जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे समझ लो हमने कोई ब्राउज़र करना है, मतलब कि क्रोम करना है, कि सॉफ्टवेयर है, इस पर ये चीज़ें नहीं होंगे तो हम सर्च कैसे करेंगे? एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते, विच कैन रीड डाटा एंड कन्वर्ट दैन टू द फॉर्म व्हाट ए कंप्यूटर कैन यूज। जो डाटा को पढ़ सकते हैं और उन्हें एक ऐसे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर कर सकता है, वो डी है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है जो रीड डाटा एंड कन्वर्ट दैन इनटू कंप्यूटर कैन बी यूज। ठीक है, जब हम इनपुट देंगे तो वो उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलेगी, पर बीच में वो कंप्यूटर को जो भी कंप्यूटर जो रीड करता है बाइनरी उसमें कन्वर्ट करेगा और आपको आउटपुट डिवाइस में देगा जो आपको मशीन लैंग्वेज आप समझते हो। ठीक है, ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, डीवीडी क्या है एग्जांपल? डीवीडी एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क। ए डीवीडी इज ए ऑप्टिकल डिस्क, द डाटा इज रीड ऑन रिटन ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क विद द हेल्प ऑफ द लेजर बीम। क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के कुछ प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त अर्थ चुनिए। पैरों में शनिचर होना, क्या होना? पैरों में शनिचर। इसका आंसर होगा कहीं ना कहीं जाते रहना, बी आंसर होगा। टका सा जवाब देना, इसका आंसर होगा सी, साफ इनकार कर देना। टका सा जवाब देना का अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग, मदन के पास यदि कोई भी रुपए की सहायता लेने के लिए जाता है तो वह टका सा जवाब दे सकता है। कलेजा ठंडा होना, डी इसका आंसर होगा संतोष होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ है संतोष होना। वाक्य प्रयोग, जब अभियुक्तों को फांसी की सजा मिली तब जाकर बम विस्फोट के पीड़ितों का कलेजा ठंडा हुआ। समुद्र मंथन करना, डी इसका आंसर होगा कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, पूर्व वैज्ञानिकों ने बुंदेलखंड में सोने की खोज के लिए समुद्र मंथन कर डाला था। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के संधि विकल्पों के रूप में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। देवर्षि का आंसर होता है वो है गुण, देवर्षि प्लस देव। ठीक है, देवर्षि होता है देव प्लस ऋषि। इस संधि को बनाने में अप्रश्र अर का यूज हुआ है। देवर्षि में संधि का प्रकार है वो है गुण संधि। चेतन का विलोम है वो है बी, जड़। चेतन अस्थिर एवं जड़ता के विलोम क्रमशः जड़, स्थिर एवं चेतनता है। भगन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वो है सी। भगन का विलोम अशक्त एवं ध्वंस का विलोम होता है निर्माण करना। शांत का क्या होता है? वो है ए इसका आंसर होगा। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? ए है मुखर।
ये पढ़ सकते हैं आप। मौन का विलोम मुखर, मौखिक का विलोम लिखित, गंभीर का विलोम छिछला एवं विकार का विलोम अव्यय है। अगला हिस्ट्री के देखते हैं। बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व है? ए इसका आंसर बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। अंग्रेजों ने रावलपिंडी की संधि पर किसके साथ समझौता किया था? वो है सी अफगानिस्तान और अमीर खुसरो के साथ। सॉरी, अमीर अफगानिस्तान के जो अमीर थे उनके साथ किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों की कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों पहली बार किसके तहत अलग की गई थी? बी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अलग की गई थी। When was the state of Satara included in British sovereignty by the principle of doctrine of lapsi? ठीक है, इसका आंसर होगा जो व्यपगत के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता में सतारा राज्य को कब शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा सी 1848 में किया गया था। पिट का भारत अधिनियम कब पारित किया गया था? बी 1784 ईस्वी में ये पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे भारत के गवर्नर जनरल का प्रथम संभालने वाले थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे। सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। बी, ठीक, 2 1 3, पहले हुआ लखनऊ, फिर हुआ कानपुर, फिर इलाहाबाद। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, राजा मंदूरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1871 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा की गई थी? वो होगा ए, वो है वीरेश लिंगम के द्वारा की गई थी। बंगाली रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने छल से मार दिया था? अब आती है हिंदी की बात, HPGK की बात। वो थे बंगाल, जो भी बंगाल के राजा थे, ठीक है, मंडी के राजा सिद्धसेन ने छल से मार दिया था। वो थे पृथ्वीपाल जी ने। जो पृथ्वीपाल थे मंडी के सिद्धसेन के दामाद थे। सिद्धसेन की पृथ्वीपाल की राज सत्ता पर गहरी निगाहें थी। एक बार उन्होंने मंडी आमंत्रित किया और बड़े सम्मान के साथ मिले, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उनके साथ क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था। 1924 से 25 के आसपास शिमला में अमृता शेरगिल ने किस स्कूल में दाखिला लिया था? वो था फॉर जीसस एंड मैरी। अमृता शेरगिल ज्वाइन जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल इन शिमला। इट वाज ए रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पंचवक्त मंदिर किस शहर में है? वो है, ये आपको पता भी होगा शायद, मंडी में है। अब पंचवक्त टेम्पल इज लोकेटेड इन द भियूली मंडी, हिमाचल प्रदेश। पिन कोड आप देख सकते हैं। पंचवक्त टेम्पल है वो लॉर्ड शिव जी को, जो शिव भगवान है, उन्हें एक डेडिकेट है, उन्हें समर्पित है। मंडी की कौन सी झील तैरते हुए द्वीप के लिए जानी जाती है? वो है पराशर लेक जानी जाती है। जो पराशर लेक है डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग आइसलैंड। हिमाचल प्रदेश के जो मंडी में पराशर झील है उन्हें तैरते द्वीप के लिए भी जानी जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? इसका आंसर होगा 1, मंडी में है। उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? वो है 1, चूर चांदनी। जो चूर चांदनी है और चूरधार रेंज है ऑफ माउंटेन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट शिमला फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। जो हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से अलग चूर चांदनी और चूरधार पर्वतमाला जिला शिमला से अलग है।
ए इसका आंसर होगा। किस क्षेत्र के साथ हिमाचल प्रदेश के बोनागंचू नृत्य किससे संबंधित है? ठीक है, किस क्षेत्र से? आपको पता भी होगा, 3 किन्नौर से है। एक पुरुष नृत्य ठीक है, एक फ्री स्टाइल है जिसका कोई स्टाइल नहीं होता है, जो खुद इजाद किया होता है, स्टाइल खुद बनाया होता है। इसमें महिलाएं बाहर से मुखर संगीत भी देती हैं। कांगड़ा जिले में बिलासपुर मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? ठीक है, वो है 4 डोम्ड स्टाइल। ठीक है, डोम स्टाइल है जो है आर्किटेक्चर है किसका? कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर का। जो गुवंद शैली है के मंदिर, ये शैली पहाड़ियों में मंदिरों की पुरानी वास्तुकला का एक नया केंद्र है। इस शैली में गुवंद गोल, लंबी या सपाट है। ज्वालामुखी और बजेश्वरी देवी कांगड़ा जिले में, ऊना जिले की चिंतपूर्णी और बिलासपुर जिले की नैना देवी श्रेणी में ही आती है। सेम इसी श्रेणी में ही आती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। आपको बढ़िया लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे डेली मैं ऐसी वीडियो लेके आऊं और आपको एक मोटिवेट भी मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।